स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेलों द्वारा अनेक कार्यों में सहायता मिलती है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक का सामान रेल परिवहन द्वारा आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय में भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण संयोग के रूप में भी जाना जाता रहा है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। 31 मार्च 2011 तक इनकी कुल लंबाई 64,460 किलोमीटर थी, जिस पर 7133 स्टेशन थे। रेलवे इंजन इसमें 9213 थे, 53,220 यात्री सेवा वाहन थे और 6493 अन्य कोच वाहन तथा 2,229,381 मालगाड़ियाँ सम्मिलित थीं। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृतिक, आर्थिक व प्रशासकीय कारक भी प्रमुख हैं। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल भारत के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों, सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ, उच्चावच, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा व झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति जो है वो उतनी अच्छी नहीं है रेलों के निर्माण के लिए। सह्याद्री तथा उससे सन्निहित क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। इसके अतिरिक्त रेलवे के विकास ने यात्री बस वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन तथा किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में रेल परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा पाइपलाइन। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के द्वारा ही संभव हो पाई है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है, दूसरी राजबंद से मोरीग्राम तक है, गुवाहाटी तथा सिलीगुड़ी तक है। गुजरात में सलाया से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक। गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर है। नेक्स्ट है जल परिवहन। भारत के लोग अनंत काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूल वस्तुओं को ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंतस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है।
निम्न जलमार्ग को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। निम्न जलमार्ग भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं, जैसे हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग, सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, केरल में पश्चिम तटीय नहर तक उद्योग मंडल तथा चंपककारा नहरें, काकीनाडा तथा पुदुचेरी नहर स्ट्रेंच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार, मातई नदी महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारत तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार समुद्रों द्वारा ही होता है। आगे है प्रमुख समुद्री पत्तन। भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के साथ साथ 12 प्रमुख तथा 187 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के कच्छ में कांडला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई में होने वाली व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। मुंबई वृत्तम पत्तन है, जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय हैं। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकास विकसित किया गया है, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान करता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पत्तन कुद्रेमुख खानों से निकले लोहे का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तन है। यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय भी है। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पत्तन है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पत्तन हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, मालदीव तथा भारत के तटीय क्षेत्रों को भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करते हैं। इसके अलावा चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। इसके बाद है विशाखापट्टनम, कोलकाता, पारादीप पत्तन स्थानीय नदी पत्तन है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृत्त व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पत्तन होने के कारण तथा हुगली नदी के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। वायु परिवहन। आज वायु परिवहन सबसे तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों पर जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के विषय में सोचें, जहां बड़ी नदियां, विभिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है। हवाई यात्रा ने इसे अधिक अधिगम्य बना दिया है। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। व्यापारिक तौर पर इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर तथा कई निजी एयरलाइंस घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्लभ भू भागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। बड़े शहरों में हवाई यात्रा करना सुविधाजनक है और उनके पहुंच के अंदर है, परंतु हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है। केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं।